नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन से हरियाणा में खतरे में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का बड़ा ऐलान, रिलायंस के सामान का करेंगे बहिष्कार, अडानी अंबानी के पंप से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को दिखाए गए काले झंडे, गो बैक के लगाए गए नारे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनावी यहाँ पर माहौल तैयार होता जा रहा है और ऐसे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बंगाल पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत काले झंडों से हुआ और गो बैक के नारे भी लगाए गए। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान आंदोलन, हरियाणा में खतरे में दिख रही है खट्टर सरकार, फिर भी निश्चित क्यों है बीजेपी। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के संसद से पास होने के मुद्दे पर जिस तरह से भाजपा के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ा था, तब लगा था कि हरियाणा की जननायक जनता पार्टी पर भी दबाव बढ़ेगा और शायद मनोहर लाल खट्टर सरकार खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहे और कृषि कानूनों का समर्थन किया। लेकिन जब पिछले 14 दिनों से किसान आंदोलनकारियों ने इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं को घेर लिया है, इस पार्टी के विधायकों के हौसले टूटने लगे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो इसी ताक में लगे हैं कि कैसे हरियाणा की सत्ता में बाजी पलट दे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिर भी भाजपा में कोई जल्दबाजी नहीं दिख रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का ऐलान, रिलायंस के सामान का करेंगे बहिष्कार, अडानी अंबानी के पंप से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसानों ने इस दौरान साफ कहा है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और अब वो दिल्ली के सभी राज्यों के साथ लगने वाले बॉर्डर को सील कर देंगे। इस दौरान किसानों ने कहा है कि सरकार ने ये बिल कॉर्पोरेट्स के लिए लागू किया है। किसानों का कहना है कि अब वो जियो सिम से लेकर रिलायंस के सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि इस दौरान अडानी अंबानी के पेट्रोल पंप का भी बहिष्कार किया जाएगा और वहां से पेट्रोल नहीं खरीदा जाएगा। किसानों के मुताबिक सरकार कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करने की अपनी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने उनके बहिष्कार का रास्ता अपनाने का फैसला लिया है। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को लेकर की प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब देश भर में किसान धरना देंगे और इस दौरान बीजेपी के नेताओं का घेराव भी किया जाएगा। किसानों का कहना है कि हम सभी किसान जत्थों में कोई टकराव नहीं है, सब बड़ी मजबूती के साथ एक हैं। मालूम हो कि मंगलवार को किसानों ने देशव्यापी बंद बुलाया था, जिसके बाद रात में किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के बाद बैठक हुई। इस बैठक के बाद अगले दिन यानी बुधवार को किसानों और कृषि नेताओं की प्रस्तावित बैठक भी रद्द कर दी गई और सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद किसान नेताओं ने इसे खारिज कर दिया और अपने प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को दिखाए काले झंडे, गो बैक के नारे लगे। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे के पहले दिन बुधवार को ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असहिष्णुता का दूसरा नाम ममता बनर्जी है। कोलकाता के हेस्टिंग्स में पार्टी के नए चुनावी कार्यालय और 9 जिला कार्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर नड्डा ने कहा कि भारतीय जनसंघ और भाजपा का बंगाल से विशेष संबंध है। भारतीय जनसंघ को शुरुआती काल में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल से मिले हैं। जनसंघ की स्थापना दिवंगत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा से हुई थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान करना प्रजातंत्र की खूबसूरती है। पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कहा, मुझे खुशी है कि आज पार्टी के यहाँ 9 कार्यालय समर्पित किए जा रहे हैं। बंगाल में आगे चलकर पार्टी के 38 कार्यालय बनने हैं। आज जिन कार्यालयों का शिलान्यास हुआ है वो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इनमें ई लाइब्रेरी, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग हॉल जैसी कई सुविधाएं होंगी। भाजपा के कार्यकर्ता भी बढ़ रहे हैं और कार्यालय भी। हालांकि इसी बीच कृषि कानून का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को काले झंडे दिखाए गए। ये विरोध उस वक्त शुरू हुआ जब नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनके खिलाफ गो बैक गो के नारे भी लगाए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की सरकार को चेतावनी, बोले तानाशाही रवैया जारी रहा तो किसान भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन बुधवार को 9वें दिन भी जारी है। नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगे मानने की अपील की है। चिल्ला बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले दोनों तरफ के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जनता की बात नहीं सुन रही है और अगर सरकार का तानाशाही रवैया जारी रहा तो किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान नेता ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न मांगों वाली एक याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया तथा लॉकडाउन के दौरान उद्योगपतियों को करोड़ों का पैकेज दिया, लेकिन सरकार किसानों के प्रति कोई सद्भावना नहीं रख रही है। उधर भारतीय किसान यूनियन का दलित प्रेरणा स्थल पर धरना प्रदर्शन बुधवार को 8वें दिन भी जारी है और बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद है। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान सिंघू बॉर्डर पर बुधवार को लगातार 14 दिन भी डटे हुए हैं। किसानों को आशंका है कि इन कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। बता दें कि किसान हाल ही में बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोले विपक्षी नेता, किसानों की बातों को समझे सरकार, रद्द हो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बातों को समझे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसानों ने देश की नींव रखी है, वो दिन रात काम करते हैं, ये कानून किसानों के हित में नहीं है। तीनों बिल संसद से बिना चर्चा के पास हुए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान हटेगा नहीं, डरेगा नहीं। जब तक कानून रद्द नहीं होते तब तक वे डटे रहेंगे। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। हम कृषि कानूनों और बिजली संशोधन बिल को रद्द करने के लिए कह रहे हैं जो बिना लोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इस ठंड में देश के किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वे नाखुश हैं। सरकार की ड्यूटी है कि वो मामले का समाधान निकाले। गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। इसी मसले पर 5 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले नेताओं में शरद पवार, राहुल गांधी, सीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इलैनगोवन रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर विपक्षी दलों की राष्ट्रपति संग बैठक, दिग्विजय बोले कोई उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को लेकर आज किसानों को समर्थन दे रहे विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस मामले में राष्ट्रपति क्या कर लेंगे, जबकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद इस मामले में अन्य विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति से आज मिलने वाले हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मोदी जी को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। किसानों की बात है, ऐसी जिद किसी के लिए भी सही नहीं है। तीनों कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए जो किसानों से बात करने के बाद इसका हल निकालेगी। दिग्विजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति जी से किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए 24 राजनीतिक दलों का डेलीगेशन आज मिलने जा रहा है। मुझे महामहिम जी से कोई उम्मीद नहीं है। इन 24 राजनीतिक दलों को एनडीए में उन सभी दलों से भी चर्चा करना चाहिए जो किसानों के साथ हैं। नीतीश जी को मोदी जी पर दबाव डालना चाहिए। बता दें कि विपक्ष के तमाम नेता कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वाले हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन नेताओं से शामिल होंगे। विपक्ष ने संसद में इन कानूनों को पारित होते वक्त भी विरोध किया था और राष्ट्रपति से विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भारत बंद से आम जनजीवन प्रभावित, कृषि कानून वापस लेने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, जन अधिकार पार्टी और वाम दलों के समर्थकों ने किसान की ओर से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को पटना में व्यापक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार के कई हिस्सों में कुछ गड़बड़ी और व्यवधान की भी खबरें सामने आई। पटना में विपक्षी दलों के समर्थकों ने डाक बंगला चौक चौराहे को ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी समर्थक विशेष रूप से आक्रामक दिख रहे थे। पार्टी समर्थक अपने सिर पर धान की फसल रखकर संसद की ओर से पारित 3 कृषि विधेयकों का विरोध करते नजर आए। इसके साथ ही वह अपने साथ पारंपरिक कृषि उपकरण भी लिए हुए थे। यादव ने कहा कि राजग सरकार को 3 काले कानून वापस लेने चाहिए और कृषि क्षेत्र पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। जाप प्रमुख ने कहा
पहले दिन से ही हम 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए अलावा MSP पर गारंटी की मांग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों और बड़े कारोबारियों के हितों की बात करती है, वह किसानों के हित की परवाह नहीं करती है। इसके अलावा राजग के नेता उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। यह अस्वीकार्य है। सरकार को हमारे अन्नदाताओं को अपमानित नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, हमारी पार्टी ने सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 16 दिसंबर तक इंतजार करने का फैसला किया है। 23 दिसंबर से हम ऐतिहासिक पश्चिम चंपारण जिले से एक किसान रैली शुरू करेंगे, जो बाद में पूरे राज्य में चलेगी। विरोध के दौरान राजद और JAP के समर्थकों ने 2 दर्जन से अधिक कारों के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहन चालकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा, NDA सरकार ने आम लोगों के कल्याण के लिए एक भी निर्णय नहीं लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी की, GST लागू किया, रोड टैक्स में वृद्धि की, कॉरपोरेट्स को लाभ देने के लिए रेलवे और अन्य चीजों का निजीकरण किया। अब वह कृषि क्षेत्र में निजीकरण के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए हैं। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा, भारत की GDP दर -23% है। केवल कृषि क्षेत्र में GDP विकास दर 3.5% है। मोदी सरकार इस क्षेत्र को कॉरपोरेट घरानों के हाथ में लाना चाहती है और किसानों को बंदी बनाना चाहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का वार, भारत बंद रहा सफल, किसान नहीं बंगाल में जो बीजेपी कर रही वो अराजकता। जी हां दोस्तों, किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मसले पर कई राजनीतिक दलों ने एकजुटता दिखाई और केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने को कहा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी किसानों के भारत बंद को सफल करार दिया गया। सामना में लिखा गया कि बंद सफल हुआ, यह सत्य मोदी सरकार अथवा भाजपा प्रवक्ताओं को हजम नहीं होगा। जिसे सरकारी लोग कृषि सुधार कानून कहते हैं, वह किसानों की दृष्टि में काला कानून है। सामना में लिखा गया कि अगर किसान अपनी मांगे रखने के लिए संघर्ष करते हुए सड़कों पर उतरते हैं, ये अराजकता है, ऐसा सरकारी पक्ष को लगने लगता है। तब पिछले दरवाजे से तानाशाही की राह पर चल रहे हैं, इसका विश्वास रखें। 1975 में आपातकाल लादते समय विरोधियों के प्रति इंदिरा गांधी की ऐसी ही नीति थी। विरोधी देश में अराजकता फैला रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। इस अराजकता का अर्थ क्या था? शिवसेना ने कहा कि बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का संबंध नहीं है। विपक्ष ने सिर्फ किसानों को समर्थन दिया है, इसमें क्या गलत किया? असल में भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बवाल किया है, हजारों लोगों को सड़क पर उतारकर जो दहशत मचाई है, जातीय धार्मिक उन्माद मचाया है, रक्तपात और हिंसाचार करने की धमकी दी जा रही है, असल में उसी पर अराजकता शब्द लागू होता है। सामना में कहा गया कि विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी हिंदुस्तान के किसान आंदोलन का समर्थन किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के अधिकार का समर्थन करता है, ऐसा कहते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। 36 ब्रिटिश सांसदों ने भी आंदोलन को समर्थन दर्शाया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और प्रवक्ता एंटोनियो गुटेरेस ने लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का अधिकार है, ऐसी टिप्पणी की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश का किसान कर्ज से दबा हुआ है, ऋण सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कर्ज माफी जैसे साहसिक फैसले लेने की जरूरत है। अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है और उनका उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस क्षेत्र के विकास में बैंकिंग सेक्टर का सहयोग महत्वपूर्ण है। नाबार्ड एवं सहकारी बैंकों के साथ साथ देश के राष्ट्रीयकृत बैंक भी कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार करे, ताकि किसानों की वित्तीय आवश्यकताएं समय पर पूरी हो और उनकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो। गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाबार्ड की राज्य स्तरीय ऋण संगोष्ठी 2021-22 को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर वर्ष 2021-22 का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लिए नाबार्ड, RBI एवं अन्य बैंक कृषि में आधारभूत संरचना की प्रगति के लिए कृषि ऋण में दीर्घकालीन कृषि ऋण के अनुपात को 20% बढ़ाएं। वर्तमान में यह अनुपात कुल कृषि ऋण का 20% है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का किसान कर्ज से दबा हुआ है, उसे समृद्ध बनाने के लिए ऋण सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कर्ज माफी जैसे साहसिक फैसले लेने की जरूरत है। प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहला निर्णय किसानों की कर्ज माफी का किया। इससे प्रदेश के करीब 20 लाख किसान लाभान्वित हुए। यदि राष्ट्रीयकृत बैंक इनमें सहयोग करे तो और अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। इस संबंध में एक मुश्तीय समझौता योजना बनाने के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। गहलोत ने कहा कि किसानों को फसल का यथोचित मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किसानों के खेतों के नजदीक हो। इसके लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत करने और वहां भंडारण क्षमता सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किया जाना जरूरी
जरूरी है। नाबार्ड इस कार्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों राजस्थान में एमएसपी पर खरीद के लिए करीब 550 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गौड़ मंडी का दर्जा देकर अधिकृत किया गया, जिसकी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड तथा रिजर्व बैंक के अधिकारियों से राज्य सरकार के साथ अधिक समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर सभी क्षेत्रों में विकास को गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि और संस्थागत ऋण में बढ़ोतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने तकनीकी नवाचारों से बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत बनाने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर भी बल दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार का किसानों को प्रस्ताव, एमएसपी पर बनाया जाएगा कानून, एपीएमसी में होंगे बदलाव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार और किसानों की मंगलवार रात हुई बैठक में सरकार द्वारा किसानों को प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ देर पहले सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार एमएसपी खत्म नहीं होगा। सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और इसके लिए कानून बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव फिलहाल किसानों को नहीं मिला है। सरकार की ओर से जारी किए गए प्रस्ताव के मुताबिक मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस बारे में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की थी। किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की, उन्होंने सभी संशोधन करने की बात कही है। आज सरकार किसानों को लिखित प्रस्ताव दे रही है। किसान विचार कर सरकार को बताएंगे। सरकार का प्रस्ताव मिलने से पहले किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर बैठक शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के नेतृत्व में कल राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्षी के नेता, कृषि कानूनों को निरस्त करने की करेंगे मांग। जी हां दोस्तों, आज भारत बंद के बाद कल यानी बुधवार को विपक्षी दलों को एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल शाम 5 बजे राष्ट्रपति कोविंद से मिलेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के पहले कृषि कानूनों पर चर्चा करेंगे और सामूहिक रुख अपनाएंगे। पवार ने बताया कि इस डेलीगेशन में एनसीपी नेता शरद पवार समेत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा और डीएमके से इलांग ओवन राष्ट्रपति कोविंद से कल शाम 5 बजे मिलेंगे। विपक्षी दलों के नेताओं के बुधवार को कोविंद से मिलने और 3 कृषि कानूनों के बारे में उन्हें अपनी चिंताओं से अवगत कराए जाने की संभावना है। पवार की राकांपा समेत कुछ अन्य दलों ने किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। सूत्रों के मुताबिक पहले विपक्षी दलों के नेता दिल्ली में मुलाकात करेंगे और उस बैठक के दौरान एक प्रस्ताव किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर तैयार किया जाएगा, जो शाम को राष्ट्रपति कोविंद को दिया जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल लगभग 24 विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करेगा। डी राजा ने टीवी 9 भारतवर्ष ने कहा, यह डेलीगेशन विपक्षी पार्टियां और कई राज्य सरकारों को रिप्रेजेंट करेगा और कृषि बिलों को लेकर किसानों मजदूरों का जो दुख, दर्द और तकलीफ है वह हम राष्ट्रपति के सामने रखना चाहते हैं। विपक्षी पार्टियां पहले से ही शीतकालीन सत्र की मांग कर रही है और पहले ही प्रधानमंत्री को लोकसभा के स्पीकर को खत लिखकर संसद का सत्र बुलाने जाने की मांग कर चुकी है, जहां पर कृषि बिलों और कृषि आंदोलन पर चर्चा की जा सके। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पहले ही तीखा रुख अपनाते हुए कह चुके हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए थी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थाली भरने वालों और थैली भरने वालों के बीच की लड़ाई है किसान आंदोलन, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसानों का साथ देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा रहा है। कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों के लिए खेती, किसानी और एमएसपी बचाने के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आखिरी दम तक किसानों के साथ हैं। जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। ये संघर्ष आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। साथ ही उन्होंने सभी वर्गों व तबकों के लोगों से किसानों का साथ देने का आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस विधायक ने भेजा संबित पात्रा को कानूनी नोटिस, कहा सार्वजनिक माफी मांगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस एमएलए सेंड्स लीगल नोटिस टू संबित पात्रा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को ओडिशा के एक कांग्रेस विधायक ने कानूनी नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस भेजकर कांग्रेस विधायक ने कथित तौर पर संबित पात्रा को इस बात की धमकी दी है कि अगर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो वो मुकदमे के लिए तैयार रहें। ओडिशा के कांग्रेस विधायक ने संबित पात्रा के खिलाफ अपराधी मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। नोटिस में कांग्रेस विधायक ने क्या लिखा? न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक बाराबाती कटक सीट से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा को नोटिस भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने पात्रा को नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील शाश्वत सिंह के जरिए भेजा है। विधायक मोहम्मद मुकीम ने संबित पात्रा पर नोटिस में आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि इसके लिए अगर संबित पात्रा ने माफी नहीं मांगी तो वह बीजेपी नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेंगे। 1 दिसंबर 2020 को संबित पात्रा ने मीडिया में आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस के सभी 9 विधायकों ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में चुप रहने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी से पैसे लिए हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू का समर्थन में कांग्रेस के 9 विधायकों ने कुछ नहीं बोला। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी के मंत्री अरुण कुमार साहू ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में आरोपियों को संरक्षण दिया है। हालांकि संबित पात्रा ने अभी तक इस लीगल नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।